Radhika Gaur with the session number 3 of your chapter sound, and in this session here we are going to discuss about some terms related to sound waves. साउंड वेव से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में हम इस सेशन में स्टडी करेंगे, जैसे वेवलेंथ हुआ, इंटेंसिटी हुआ, टाइम पीरियड हुआ, स्पीड हुआ, वेवलेंथ हुआ, इन सारी चीजों के बारे में हम इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं. So first we have to understand that what are some terms that are needed to describe sound waves. कौन से ऐसे टर्म्स हैं जो साउंड वेव्स को डिस्क्राइब करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. फर्स्ट होता है हमारा वेवलेंथ, सेकंड फ्रीक्वेंसी, देन टाइम पीरियड, देन एम्पलीट्यूड एंड देन स्पीड. ये 5 ऐसे टर्म्स हैं जो साउंड वेव्स को डिस्क्राइब करते हैं. तो ये टर्म्स क्या होते हैं और उनके क्या स्पेसिफिकेशन रहती है इन डिफाइनिंग साउंड वेव्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इन हियर इन दिस सेशन. सो द थिंग इज, व्हाट इज वेवलेंथ? वेवलेंथ क्या है? The distance between two consecutive compressions and two consecutive rarefactions is called wavelength. जब भी मैंने आपको प्रोपगेशन ऑफ साउंड के बारे में स्टडी कराया था तभी मैंने आपको बताया था कि जब साउंड प्रोपगेट होता है तो कंप्रेशंस एंड रैरेफैक्शंस का फॉर्मेशन होता है. एक लो प्रेशर रीजन होता है, एक हाई प्रेशर रीजन होता है. क्लियर? वहां पे जब मैंने आपको स्टडी कराया था तो ये भी बताया था कि जो कंप्रेशन होता है वो हाई प्रेशर रीजन होता है, जबकि जो रैरेफैक्शन होता है वो लो प्रेशर रीजन होता है. सिंपली द थिंग इज, जो कंप्रेशन और रैरेफैक्शन, दो कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन या दो कॉन्सिक्यूटिव रैरेफैक्शन के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है? वो वेवलेंथ होती है. क्लियर? दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशंस एंड टू कॉन्सिक्यूटिव रैरेफैक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ. Actually we can say that wavelength is the minimum distance in which a sound repeats itself. सिंपली हम ये भी बोल सकते हैं कि जो वेवलेंथ है वो मिनिमम डिस्टेंस होती है जिसमें साउंड खुद को रिपीट करता रहता है. क्लियर? दैट वेवलेंथ इज द मिनिमम डिस्टेंस इन विच अ साउंड रिपीट्स इटसेल्फ. इन अदर वर्ड्स, इट इज द कंबाइंड लेंथ ऑफ अ कंप्रेशन एंड एन एडजेसेंट रैरेफैक्शन. सिंपली देखो, अभी मैंने आपको 3 डेफिनेशंस पढ़ाई. फर्स्ट डेफिनेशन हो गई कि दो कंप्रेशन या दो रैरेफैक्शन के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे वेवलेंथ बोल सकते हैं. सेकंड, एक वो डिस्टेंस जिसपे साउंड खुद को रिपीट करना स्टार्ट कर दे उसे वेवलेंथ बोलते हैं. एंड थर्ड वन इज दैट यदि एक कंप्रेशन और उसके जो एडजेसेंट वाला रैरेफैक्शन है उसके बीच की जो लेंथ है, उनके बीच की जो कंबाइंड लेंथ है उसको हम वेवलेंथ बोल सकते हैं. देयर आर नॉर्मली 3 डेफिनेशंस ऑफ वेवलेंथ जो मैंने अभी आपको स्टडी कराती. अब आ जाती है वेवलेंथ के बाद दैट वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट किससे कर सकते हैं. देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्रीक लेटर लैम्डा. वेवलेंथ को एक ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम नॉर्मली लैम्डा बोलते हैं. क्लियर? एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर. नॉर्मली इसके एसआई यूनिट मीटर होगी क्योंकि ये क्या है, वेवलेंथ एक डिस्टेंस ही तो होती है. डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है. देयरबाय जो वेवलेंथ है उसकी भी एसआई यूनिट मीटर ही होती है. सो दैट वाज ऑल अबाउट वेवलेंथ. अब वेवलेंथ के बाद आता है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव. कितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हो रही है एक सेकंड में, इसका जो नंबर होता है इसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं वेव्स की. दैट इज एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स का प्रोडक्शन हो रहा है, वही क्या होगी, वही उस वेव की फ्रीक्वेंसी होगी. क्लियर? That the number of complete waves produced in 1 second is called frequency of the wave. Also, it tells us how frequently an event occur. जो फ्रीक्वेंसी है वो नॉर्मली हमें ये बताती है कि कितना फ्रीक्वेंटली कोई भी इवेंट हो रहा है. सपोज करो एक इवेंट है जहाँ पे एक सेकंड में जो वेव्स पास आउट हो रहे हैं वो 5 टाइम्स हो रहे हैं, और वहीं पे सेकेंड इवेंट है जहाँ पे वेव्स जो पास आउट हो रहे हैं वो 10 टाइम्स हो रहे हैं. तो कौन सा इवेंट फ्रीक्वेंटली होगा? ऑब्वियसली जहाँ पे 10 टाइम्स पासिंग आउट हो रही है वेव. तो सिंपली जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें ये बताती है कि कोई भी इवेंट कितना फ्रीक्वेंटली हो रहा है. क्लियर? इट इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस दैट अकर पर सेकंड. सिंपली फ्रीक्वेंसी क्या है? जितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड होते हैं उन्हें हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में डिनोट कर सकते हैं सिंपली. क्लियर? दैट द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस दैट अकर पर सेकंड इज टर्म्ड एज फ्रीक्वेंसी. क्लियर? फ्रीक्वेंसी की बात आती है तो ऑब्वियसली ये आता है कि हम रैरेफैक्शन एंड कंप्रेशन के बेसिस पे फ्रीक्वेंसी को कैसे एक्सप्लेन कर देते हैं. एक्चुअली इफ वी काउंट द नंबर ऑफ रैरेफैक्शन एंड कंप्रेशन दैट क्रॉसेस पर यूनिट टाइम वी विल गेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव. दैट इज यदि हम रैरेफैक्शन और कंप्रेशन के नंबर्स को काउंट करें जो एक किसी यूनिट टाइम से क्रॉस कर रहे होते हैं तो सिंपली हम जो साउंड वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी का पता लगा सकते हैं. क्लियर?
that if we count the number of rarefaction and compression that cross per unit time, we will get the frequency of the sound wave. जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम डिनोट करते हैं न्यू से. क्लियर दैट फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय न्यू. SI यूनिट इज हर्ट्ज, HZ. जो फ्रीक्वेंसी है उसकी SI यूनिट हर्ट्ज होती है एंड 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड. 1 हर्ट्ज किसके इक्वल होती है? 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड के बराबर 1 हर्ट्ज होती है. क्लियर. तो अभी हमने फ्रीक्वेंसी के बारे में स्टडी कर लिया, वेवलेंथ के बारे में स्टडी किया. आई होप आपको क्लियर होगा वो वेवलेंथ क्या होती है एंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है. इसके बाद में हमारा टर्म आता है टाइम पीरियड. द टाइम टेकन बाय consecutive compressions or rarefactions to cross a fixed point is called the time period of the wave. वो टाइम जो consecutive compressions या rarefactions लेते हैं किसी भी एक फिक्स पॉइंट को क्रॉस करने के लिए, उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं वेव का. क्लियर. That the time taken by consecutive compressions or rarefactions to cross a fixed point is called the time period of the wave. Clear? In other words, the time required to produce one complete wave is called time period of the wave. वो टाइम जो एक कंप्लीट वेव को प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वायर्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उस वेव का टाइम पीरियड बोलते हैं. क्लियर. That the time required to produce one complete wave is called time period of the wave. It is denoted by T. जो टाइम पीरियड है उसे हम किससे डिनोट करते हैं? टाइम पीरियड को हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं एंड इट्स SI यूनिट इज सेकंड. जो टाइम पीरियड है उसकी जो SI यूनिट है वो क्या होती है? सेकंड होती है. इज दैट क्लियर टू यू? दैट द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव व्हिच इज डिनोटेड बाय T एंड इट्स SI यूनिट इज सेकंड. ऑल्सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन न्यू. दैट इज टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी. दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन टाइम पीरियड. दैट इज जो फ्रीक्वेंसी है और जो टाइम पीरियड है वो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. इज दैट क्लियर टू यू? द टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी और वी कैन से टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड. क्लियर. अब हमने तीन चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया, वेवलेंथ के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में और टाइम के बारे में, टाइम पीरियड के बारे में. अब हमारा फोर्थ पॉइंट आता है एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल मीन पोजीशन ऑन पासिंग अ वेव थ्रू द मीडियम इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल्स का, मीडियम के पार्टिकल्स का वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो उनकी ओरिजिनल पोजीशन से, मीन पोजीशन से, ओरिजिनल मीन पोजीशन से हो जाता है ऑन पासिंग अ वेव थ्रू द मीडियम. कोई भी वेव जब मीडियम से पास करती है तो जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के वो अपनी ओरिजिनल मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाते हैं. वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जहां तक वो डिस्प्लेस हो रहे हैं उसी को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं वेव का. क्लियर. सिंपल सी बात है, जब भी कोई वेव पास करती है, किसी भी मीडियम के थ्रू होके पास करती है, तो उस मीडियम में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो डिस्प्लेस होते हैं. उनका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, कितने वो डिस्प्लेस हुए, कितना उनका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, वही उनका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसी को एम्पलीट्यूड बोलते हैं वेव का. क्लियर. दैट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल मीन पोजीशन ऑन पासिंग अ वेव थ्रू द मीडियम इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. क्लियर. एंड इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द साइज ऑफ द वेव. ये जो एम्पलीट्यूड है वेव का, ये किससे यूज होता है? दे आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द साइज ऑफ द वेव. ये वेव का साइज डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है. इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय द लेटर ए और इसे हम यूजुअली एक लेटर ए से डोनेट करते हैं. दैट इज एम्पलीट्यूड को हम ए से, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं. इट्स SI यूनिट इज मीटर और जो एम्पलीट्यूड होता है उसकी SI यूनिट भी मीटर होता है क्योंकि ये भी एक डिस्टेंस ही होता है. तो समझ में आया एम्पलीट्यूड क्या होता है. अब हमने किस किस के बारे में स्टडी कर लिया? वेवलेंथ के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में, टाइम पीरियड के बारे में, एम्पलीट्यूड के बारे में. अभी हमारा लास्ट फैक्टर है स्पीड. तो स्पीड क्या होता है? The speed of sound is defined as a distance which a point on a wave, such as compression or a rarefaction, travels per unit time. Simply, जो स्पीड है साउंड की, नॉर्मली वो डिस्टेंस है किसी भी वेव के उस पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पे रेरेफेक्शन और कंप्रेशन हो रहे हो इस वे में, कि जो ट्रेवल हो रहा हो वो एक पर यूनिट टाइम. सिंपली स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. क्लियर. तो साउंड की जो स्पीड है, क्लियर, वो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? डिस्टेंस विच अ पॉइंट ऑन अ वेव, किसी भी पॉइंट की किसी भी वेव के एक पॉइंट की डिस्टेंस
सच एज कंप्रेशन और रेयरफेक्शन ट्रेवल्स पर यूनिट टाइम। इस तरीके से कि जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन है वो पर यूनिट टाइम ट्रेवल कर रहे हो तो उसे हम क्या करेंगे, कहेंगे स्पीड ऑफ साउंड। क्लियर, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। Here you can see lambda is the wavelength of the sound wave. Lambda से हम wavelength को represent करते हैं sound wave की, and it is the distance traveled by sound wave in one unit in one time period of the wave. Simply जो wavelength है वो क्या होता है, वो distance होती है जो कोई भी sound travel करती है in one time period. Clear? That is nu is equals to हो गया lambda, v is equals to हो गया lambda into nu. Clear? Because 1 upon t is equals to lambda होता है. Is that clear to you? तो we can say v is equals to हो गया न्यू लैम्डा और speed is equals to हो गया wavelength into frequency. The speed of sound remains almost the same for all frequencies in the given medium under the same physical condition. जो स्पीड होती है साउंड की लगभग सेम ही रहती है हर फ्रीक्वेंसीज के लिए अंडर अ गिवन मीडियम। किसी भी एक गिवन मीडियम में यदि फिजिकल कंडीशन सेम है तो फ्रीक्वेंसी जो होगी, ऑल फ्रीक्वेंसीज की जो स्पीड होगी साउंड की वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी। सिंपली हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया कि जो स्पीड है वो वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। क्लियर, दैट इज v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। इज दैट क्लियर टू यू? सो बाय द वे इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेस क्वेश्चन इज इन विच द थ्री मीडिया एयर, वाटर और आयरन डज साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तीन मीडिया मैंने आपको बताया, एयर, वाटर एंड आयरन। इनमें से जो साउंड है वो किसमें फास्ट ट्रेवल करेगी? यू हैव टू आंसर दैट। टेम्परेचर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, कोई टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं है। सो आई थिंक यू हैव टू आंसर दैट एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 टाइम्स अप। सो हैव यू आंसर्ड दिस क्वेश्चन इन योर माइंड? लेट्स चेक आउट। एक्चुअली साउंड वेव ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन द सॉलिड मीडियम। जो साउंड वेव्स हैं वो सॉलिड मीडियम में फास्टेस्ट ट्रेवल करती हैं, दैट इज आउट ऑफ द गिवन मीडियम। सिंपल सी बात है, जो एयर, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड गैस में से जो साउंड वेव्स फास्टेस्ट ट्रेवल करती हैं वो सॉलिड में करती हैं। क्लियर? जब वो सॉलिड में हाईएस्ट ट्रेवल करती हैं, सॉलिड में फास्टेस्ट ट्रेवल करती हैं, तो एयर और जो हमारा नॉर्मली वाटर और जो हमारा नेक्स्ट था आयरन, उन तीनों में सॉलिड क्या है? आयरन है। That's why sound wave will travel fastest in iron. इसीलिए जो sound waves हैं वो आयरन में fastest travel करेंगी, क्योंकि जो आयरन है वो एक solid है और जो sound है वो solid में fastest travel करता है. Is that clear to you? That sound waves will travel fastest in the solid medium and thereby sound wave will travel fastest in the iron. What did we learn today? आज हमने क्या स्टडी करा? आज हमने sound waves से related कुछ terms के बारे में स्टडी करा। लाइक हमने वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड स्पीड के बारे में डिस्कस किया। आई थिंक दिस वाज इनफ फॉर दिस सेशन। इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर। टिल देन, गुड लक।